हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन कंपटीशन में। आइए आज देखते हैं 21 सितंबर 2014 को हुए सीटेट के पेपर को। इसके पहले सीटेट के 2011, 2012 और 2013 के सीडीपी पोर्शन को डिस्कस किया जा चुका है। जिन्होंने न देखा हो वो जाकर देख सकते हैं चैनल पे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? ए. अल्फ्रेड विने, बी. चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, सी. रॉबर्ट स्टर्नबर्ग या डी. डेविड वेसलर। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्फ्रेड विने। इन्होंने ही सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किया था या बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। इन्हीं को बुद्धि परीक्षण का जन्मदाता भी कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है। एक शिक्षक सबसे पहले क्या करता है? कक्षा के कार्यों को स्टोर करता है, एकत्र करता है और फिर उसके बाद उसे रीड करता है, पढ़ता है। उसके बाद वह प्लानिंग करता है यानी कि योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह डैश 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 कर रहा या रही है। ए. सीखने के रूप में आकलन, बी. सीखने के लिए आकलन, सी. सीखने के समय आकलन या डी. सीखने का आकलन। तो वह क्या कर रहा है? वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। वह क्या कर रहा है? सीखने के लिए आकलन कर रहा है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। तो एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। अतः वह सीखने के लिए आकलन कर रहा है, अतः शिक्षक कक्षा का आकलन स्वयं करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कक्षा कक्ष में जेंडर यानी कि लिंग विभेद, ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, बी. पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है, सी है महिला शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, या डी है शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित नहीं करना है। तो इसका सही जवाब है शिक्षार्थियों के ह्रासोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है जब भी कक्षा में जेंडर में विभेद किया जाएगा। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्रों या छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। अतः एक टीचर होने के नाते आपका ये ड्यूटी बनता है कि आप कभी भी कक्षा में लिंग को लेकर भेदभाव न करिए कि यह लड़का है तो इसे ज़्यादा वरीयता मिलनी चाहिए, यह लड़की है तो इसे कम वरीयता मिलनी चाहिए, ठीक है। न ही उनके कार्यों को डिवाइड करिए कि नहीं लड़का है तो वह गेम खेलेगा, लड़की है तो वह संगीत गाएगी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? ए. सही सही व धारा प्रवाह बोलना, बी. जानना समझना व लिखना, सी. व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, या डी. ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। तो ध्वनि संबंधी जो जागरूकता है किस क्षमता से संबंधित है वह है आपके ऑप्शन नंबर डी से कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हेर फेर करना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए. व्यवहार एवं वातावरण, बी. वातावरण एवं जीव विज्ञान, सी. वातावरण एवं पालन पोषण, या डी. आनुवंशिकी एवं वातावरण। तो प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? तो वह आपके आनुवंशिकी एवं वातावरण से संबंधित है
किसी भी चीज़ का जो विकास होता है या फिर पोषण होता है वह किस पर डिपेंड करता है, उसके आनुवंशिकी और वातावरण के परस्पर अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः आनुवंशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव विकास रिक्त स्थान है, ए गुणात्मक, बी कुछ सीमा तक अमापनीय, या सी मात्रात्मक और गुणात्मक, या डी मात्रात्मक। तो जो मानव का विकास होता है वो दोनों ही होता है, मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर मात्रात्मक की बात करें तो उसकी जो शारीरिक वृद्धि है, उसका कद काठी, उसका आकार, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मात्रात्मक में आ जाएगा। गुणात्मक में मतलब कि वो जो कुछ भी अपने लाइफ में अचीव करता है, ठीक है, अगर वह पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई साइंटिस्ट बनता है या फिर क्या करता है अपने खेल कूद में आगे बढ़ता है और आगे चल के एक बहुत बड़ा प्लेयर बनता है, तो यह उसका क्या गुणात्मक वृद्धि होगा। तो यानी कि मानव विकास कैसा होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है, ए परिवार, बी इको क्लब, सी सार्वजनिक पुस्तकालय, या डी स्वास्थ्य क्लब। तो इसमें से कौन सा जो सामाजिकरण है, सोशलाइजेशन का, उसका पैसिव एजेंसी है, निष्क्रिय एजेंसी, यानी कि कहाँ पर बच्चा का जब सामाजिकरण होगा तो वह एक्टिव नहीं रहेगा बल्कि बहुत ही शांत रहेगा। तो वह कौन सा होगा आपका, सार्वजनिक पुस्तकालय। कोई भी बच्चा जब पुस्तकालय में बैठकर पढ़ता है तो वो शांति से एक टेबल पर बैठकर केवल अपने बुक से ही मतलब रहेगा, ना तो वो किसी से इंटरेक्ट करेगा, ना किसी से बातचीत करेगा और ना ही समूह में घुलेगा मिलेगा। तो वहाँ पर क्या होता है, निष्क्रिय समाजीकरण होता है। परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की सक्रिय संस्थाएं हैं जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटता है, परंतु यह सार्वजनिक पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं होता है। इसलिए जो सार्वजनिक पुस्तकालय है वह निष्क्रिय एजेंसी होता है, किसका, समाजीकरण का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। जब भी संज्ञानात्मक विकास की बात आए तो याद रखिएगा ये हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ विकास होता है। संज्ञानात्मक का मतलब कि ऐसी चीज़ें जो हमारे संज्ञान में हो, जो हमारे ज्ञान में हो, जो हमारे बुद्धि में हो, जो हमारे दिमाग में हो, यानी कि हमारी जो मानसिक क्षमता है, बौद्धिक क्षमता है, चाहे हम ध्यान कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, अटेंशन हो, चाहे हमारी मेमोरी की बात हो, चाहे हमारे तर्क रीजनिंग की बात हो, चाहे हमारे इमेजिनेशन कल्पना की बात हो, चाहे हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हो, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी होती है, हमारे दिमाग से। तो ये क्या होती हैं, हमारे संज्ञानात्मक विकास से जुड़ी होती हैं। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पूछा जाए किसने दिया है तो वह आपके जीन पियाजे ने दिया हुआ है और इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को 4 चरणों में बांटा हुआ है, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक में। आइए देखते हैं इसके ऑप्शन को। तो किसके द्वारा समर्थित है संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन ए है उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। बी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। या डी जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित। तो इसका सही जवाब होगा बी एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। जब बच्चे को एक समृद्ध और अलग अलग प्रकार के वातावरण उपलब्ध होंगे, विविधता से पूर्ण वातावरण उपलब्ध होंगे, तो उसका जो संज्ञानात्मक विकास है और भी अच्छे से और तेजी से वृद्धि होगा। किसी भी प्रकार का मानव विकास एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण में समर्थित हो सकता है, तो यही बात संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है।
कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है? ए संग्रहण, बी तथ्यात्मक, सी स्पर्श संबंधी या डी चाक्षुष। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी चाक्षुष। यह सीखने की शैली का एक उदाहरण है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। चाक्षुष अर्थात जिसका बोध नेत्र से हो। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है, जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। चाक्षुष का अर्थ क्या होता है? इसका बोध नेत्र से होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रिक्त स्थान प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। ए भावात्मक, बी संरक्षण उन्मुखी, सी सुरक्षा उन्मुखी या डी प्रभावी। तो इसका सही जवाब है आपका ए भावात्मक। ठीक है, भावात्मक प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकताओं को संबोधित करती हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, किसको उपलब्ध कराता है? ए अध्यवसाय, बी संवेग, सी वचनबद्धता या डी अभिप्रेरण। तो इसका सही जवाब है डी अभिप्रेरण, यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरित एक आंतरिक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक विशिष्ट दिशा प्रदान करता है, वह उन्हें प्राप्त करने में सहायता भी करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? यानी कि नीचे कुछ कारक दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा ऐसा कारक है जो कि लर्निंग को क्या करता है? सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। ए सहपाठियों से प्रतियोगिता, बी अर्थपूर्ण संबंध, सी माता पिता की ओर से दबाव या डी अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो इसका सही जवाब है आपका बी अर्थपूर्ण संबंध। सहपाठियों से प्रतियोगिता नहीं करना है बल्कि उनके साथ कोऑपरेट करना है, सहयोग की भावना रखना है। माता पिता की ओर से दबाव नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि बच्चों का सहयोग किया जाना चाहिए और उन्हें इनकरेज करना चाहिए। अनुत्तीर्ण हो जाने का भय कभी भी बच्चों के अंदर नहीं डालना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मीनिंगफुल रिलेशन। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ए समझ, बी सृजन, सी विश्लेषण या डी स्मरण। तो इसका सही जवाब है आपका बी सृजन। कोई भी प्रतिभाशाली बच्चा है तो उसे क्या करना चाहिए? सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देना चाहिए। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है, यह उनका एक प्रॉपर्टीज भी होता है। छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतनी ही उनकी समझ होगी। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? यानी कि कौन सी बुद्धि है जो संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? हार्वर्ड गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि की बात कही है, उन्हीं से एक इमोशनल बुद्धि भी होती है, तो उसी को बताना है कि कौन सा इसमें से संबंधित है। एक गतिक प्रक्रमण, बी विचार करना, सी समानुभूति देना, यहाँ पर सहानुभूति रहेगा, और डी याद करना। तो इसका सही जवाब है आपका सी सहानुभूति देना। जब हम किसी को सहानुभूति देते हैं तो वह हमारी इमोशन से जुड़ा चीज़ होता है, यानी कि वह हमारे संवेगात्मक बुद्धि से जुड़ा होता है। आइए इसके अंतर्गत सहानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। आइए इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को।
और बचे हुए 15 क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? ऑप्शन है ए निदानात्मक परीक्षण, बी स्क्रीनिंग परीक्षण, सी उपलब्धि परीक्षण या डी अभिक्षमता परीक्षण। तो इसका सही जवाब है ए निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण में मुख्यतः अधिगम निर्योग्यता का परीक्षण किया जाता है। यह व्यक्ति की विषय पर कमजोरी और मजबूती के बारे में सूचना देता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।